Good morning, students. We were discussing chapter 3rd of microeconomics, that is utility analysis, consumers equilibrium, utility analysis. Consumers equilibrium, utility analysis. और इसमें बेटा मैं आपको जो समझा चुकी थी, मैं आपको समझा चुकी थी। हम डिस्कस कर चुके थे कंज्यूमर के लिए व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, estimation of total utility and marginal utility, and now we would discuss relation between total utility and marginal utility. Relation between or we can say total utility यानी TU and marginal utility यानी MU. मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है? मार्जिनल यूटिलिटी इंप्रूव या इंक्रीज या डिक्रीज होने का बेटे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाती हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बेटा, additional utility with by consuming an additional unit of a commodity. तो इसको हम एक एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक टेबल बनाएंगे पहले बेटे, जिसमें क्वांटिटी कंज्यूम्ड होगा, देन TU एंड देन MU। देखिए बेटा, जब तक हमने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया है तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, 0 है, और मार्जिनल यूटिलिटी भी कुछ नहीं है। जैसे ही हम 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं, हमें 1 यूनिट टोटल यूटिलिटी मिलती है और वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। इस तरह से हम 6 यूनिट तक लेंगे बेटे, और जैसे ही हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हैं, हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, 14 हो जाती है, देन 15 हो जाती है, देन 20, again 20, and then instead of increasing, total utility starts decreasing. In the same way, as you know beta, MU is equal to TUN minus 1. So 8, then 6, then 4, then 2, then 0 again, then minus 2. And if you can see that as marginal utility decreases, TU increases, but at a diminishing rate. When marginal utility becomes 0, TU stops increasing, and when marginal utility becomes negative, TU starts decreasing in place of increasing. This is the relation between TU and MU. And as we plot on graph, initially total utility increases, then constant, then starts diminishing, and this is total utility curve. And as I have told you, according to Marshall, total utility is measured in utils. So on y-axis we take utils, and on x-axis we take units of commodity.
This is the maximum point. Here TU is maximum. And here this is 0 mu, and जैसे ही एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी हमारी mu क्या हो जाती है, इट बिकम्स नेगेटिव. क्लियर? तो एज यू कैन सी TU इंक्रीजिंग सो लॉन्ग. TU तब तक इंक्रीज होती है जब तक कि mu आपकी 0 नहीं हो जाती. जब तक, और आप कह सकते हैं कि जब तक mu पॉजिटिव है आपकी TU इंक्रीज होती है. जैसे ही mu 0 होती है TU आपकी मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद जब mu नेगेटिव होती है तो आपकी TU डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. इट मीन्स आप कह सकते हैं कि mu इज द रेट ऑफ TU. क्लियर? और जब mu डिक्रीज हो रही है इट मीन्स ये इम्प्लाई कर रही है कि TU हमारी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है. क्लियर बेटा? अब हम यानी आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन TU एंड mu. अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Law of diminishing marginal utility. Yes. Law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, every additional unit gives us diminishing marginal utility. Or if we consume more and more standard units of a commodity continuously, each successive unit gives us diminishing marginal utility. It is also called fundamental law of satisfaction, और इट इज आल्सो कॉल्ड साइकोलॉजिकल लॉ. बेटे ये हमारी आप अपने डेली लाइफ में भी इस लॉ को देख सकते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमेशा मैं क्लास में ये एग्जांपल बताती हूँ कि आप जब स्कूल से घर आते हो, आप उस समय आपको भूख पीक पर लगी हुई होती है, और आप घर आते क्या करते हो, जल्दी जल्दी फटाफट कपड़े बदले, बैग रखा, अब मम्मी से कहते हैं मम्मी खाना दे दो. मम्मी गर्मा गर्म रोटी लाती है, बेटा पहली रोटी आप बहुत जल्दी खाते हो, आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है. अब क्योंकि कुछ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो जब मम्मी दूसरी रोटी लाते हैं तो आपको क्या होता है बेटा, आप उस दूसरी रोटी को पहली रोटी की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा टाइम में लेते हो. क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर ऑफ टेकिंग दैट अनदर यूनिट डिक्रीजेज. और जब इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है इट मीन्स आपका सेटिस्फेक्शन पहले से कम हो रहा है, क्योंकि कुछ अंदर जा चुका है. फिर आप तीसरी रोटी मम्मी लाती है तो आप कहते हैं मम्मी बस अब और मत लाना. फिर भी मम्मी कहती है नहीं बेटे चौथी रोटी तो खानी पड़ेगी, सुबह से भूखा गया हुआ है. जैसे तैसे करके आप चौथी फोर्थ रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन पांचवी रोटी को आप क्या कह देते हैं, आप बिल्कुल मना
कर देते हैं उसके लिए। फिर भी यदि मम्मी 5वीं रोटी भी जबरदस्ती खिला दे तो क्या होता है बेटे? और कुछ नहीं होता, या तो पेट में दर्द होने लगता है या वॉमिट फीलिंग हो जाती है, और वॉमिट भी कभी कभी हो जाती है। इट मीन्स क्या हो रहा है बेटे? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऑफ टेकिंग दैट यूनिट स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये हमारी साइकोलॉजी है। जिस चीज को हम ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, उस चीज को कंज्यूम करने की इच्छा, हमारी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और जिस चीज को हम कम कंज्यूम करते हैं, उस चीज को कंज्यूम करने की इंटेंसिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम फंडामेंटल लॉ और साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। बेटा इस डेफिनेशन में दो चीजें बात सामने आई है। एक आई है स्टैंडर्ड यूनिट्स, और दूसरा आया है बेटा कंटिन्यूअस कंजप्शन। ये दो मेन पॉइंट सामने निकल कर आए हैं बेटा। ये ही दो मेन पॉइंट इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की assumptions हैं। पहले assumptions क्या है बेटा? कि इस लॉ को अप्लाई होने के लिए पहली एजम्पशन है कि जो कंजप्शन हो रहा है, कमोडिटी को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी हमें स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करनी है। फॉर एग्जांपल, हमें इफ वी आर टेकिंग टी, देन वी हैव टू ड्रिंक टी कप वाइज, ना कि एक एक स्पून। यदि हम एक एक स्पून पिएंगे तो हम सुबह से लेकर शाम तक पीते रहें, तब भी ये लॉ लागू नहीं होगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। क्लियर बेटा? सो ऑलवेज कंज्यूम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। सेकंड वन इज बेटा कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि आपने एक रोटी सुबह खाई, एक रोटी दोपहर में खाई और एक रोटी शाम को खाई। मैडम तो झूठ बोल रही है, मेरा तो कहीं भी नहीं मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हुई। सुबह भी उतनी इंटेंसिटी थी, अब भी उतनी ही है, रात को भी उतनी ही है। तो कंजप्शन एक जगह बैठकर ही होना चाहिए, तभी ये लॉ इम्प्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर बेटा? अब एक क्वेश्चन राइज होता है बेटा, कैन मार्जिनल यूटिलिटी बी नेगेटिव? क्या मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है? एंड द आंसर इज यस, इट कैन बी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने एक रोटी खाई, दो रोटी खाई, तीन रोटी खाई, चार रोटी खाई, उसके बाद भी मम्मी यदि 5वीं रोटी ला दे आपके मना करते करते भी, तो आप और जबरदस्ती ठूस ठूस कर खिला दे मना करते करते भी, तो क्या होता है? या तो पेट में दर्द हो जाता है या तो वॉमिटिंग हो जाती है। मीन्स when additional unit leads to dissatisfaction in place of satisfaction. Instead of satisfaction, when additional unit leads to dissatisfaction, then in that case marginal utility can be negative. Clear बेटा? As for example, मान लीजिए अपनी क्वांटिटी है, यूनिट्स हैं आपकी 1, 2, 3, 4, एंड उनसे जो आपको MU मिल रही है वो मिल रही है मान लीजिए 10, 5, 0 and -5. What is this -5? This -5 is
negative marginal utility, and we can show this by this graph. दिस इज 0, फिर यहाँ से आपकी हो जाती है बेटा नेगेटिव। क्लियर बेटे? अब आ जाता है बेटा हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। What do you mean by consumer equilibrium? These were the fundamentals which is used in utility analysis, measuring consumer equilibrium. What is consumer equilibrium? I have told you many times. What is consumer equilibrium, beta? Consumer equilibrium is a state when a consumer wants to maximize his satisfaction by spending his all income across given goods and given market price. Clear बेटा? Consumer equilibrium, कंज्यूमर की वो स्टेट है, वो कंडीशन है जिसमें कंज्यूमर अपनी दी हुई इनकम को मार्केट में जो डिफरेंट गुड्स हैं उनकी दी हुई प्राइसेस के अकॉर्डिंग इस तरह से स्पेंड करना चाहता है कि उसको इनकम को स्पेंड करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। क्लियर बेटा? अब इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की भी कुछ एजम्पशंस हैं। उनमें से पहली एजम्पशंस हैं कि कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल कंज्यूमर मीन्स बेटा, रैशनल कंज्यूमर का मीन्स ये है कि कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को अपनी जो उसकी गिवन इनकम है उसके थ्रू मैक्सिमाइज करना चाहता है। दूसरा है बेटा कार्डिनल यूटिलिटी, जिस पर हमारा ये चैप्टर बेस है, यानी जो यूटिलिटी हमें मिल रही है, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है, उसको हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। और तीसरा है बेटा हमारा इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यानी किसी कमोडिटी के कंजप्शन से हमें जो यूटिलिटी मिल रही है वो इंडिपेंडेंट है, वो केवल उसी कमोडिटी पर डिपेंड करती है, अदर कमोडिटी के कंजप्शन से वो अफेक्ट नहीं होती है। और फोर्थ है बेटा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इज कांस्टेंट। जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है बेटा वो कांस्टेंट रहती है, वो कंज्यूमर के लिए फिक्स है। और मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है बेटे कि जो 1 रुपये के कंजप्शन से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी कंज्यूमर के लिए 1 रुपये की क्या वैल्यू है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहलाती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर 1 रुपये से कुछ गुड्स परचेज करता है, एक स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ कमोडिटीज परचेज करता है और उस कमोडिटीज के कंजप्शन से उसको 4 यूटिल की यूटिलिटी मिलती है।
तो दैट फॉर यूटिल्स इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और ये कांस्टेंट होती है उस कंज्यूमर के लिए। ये हर कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अलग अलग होती है, लेकिन जब एक बार कंज्यूमर अपनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को डिसाइड कर लेता है कि उसे 1 रुपये के कंजप्शन से इतने यूटिलिटी मिल रही है, तो जब भी वो उस 1 रुपये को कंज्यूम करेगा उसे 4 यूटिलिटी ही मिलेगी। इट इज डिसाइडेड। क्लियर बेटा? और ये हर कंज्यूमर की अपनी अपनी अलग होती है। क्यों? आप एक सड़क चलते भिखारी से पूछिए कि उसके लिए 1 रुपये की क्या वैल्यू है, उसके लिए उस 1 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आप किसी अमीर व्यक्ति से पूछिए, रिच पर्सन से पूछिए, उसके लिए उस 1 रुपये की वैल्यू कुछ भी नहीं है। और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये एक मेजरिंग रोड का वर्क करती है। जब हम यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किस प्रकार मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मेजरिंग रोड का वर्क करती है। और ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।